नमस्कार। एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार तो बना ली, लेकिन अनुभवहीनता के कारण उद्धव ठाकरे इस महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार को ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। अनुभवहीनता के कारण उद्धव ठाकरे कोरोना काल के दौरान महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के मामले पर भी फेल रहे। इसके अलावा गरीबों को राशन वितरण करने के मामले पर भी उद्धव सरकार पूरी तरह से हार गई। इसके अलावा जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, ऐसे मजदूरों की सहायता में भी उद्धव सरकार पूरी तरह से फेल रही। इसी बीच एक फिल्म अभिनेता सोनू सूद प्रवासी मजदूरों की घर वापसी करवाने लगे, तो कहीं ना कहीं शिवसेना ने उद्धव सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए सोनू सूद पर भद्दी टिप्पणी करना शुरू कर दिया और सोनू सूद को बीजेपी का दलाल, बीजेपी का प्यादा, पैसों के लिए कुछ भी करने वाला, इस तरह का जो संज्ञा है वो सोनू सूद को दे दी गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र सहित पूरे हिंदुस्तान में शिवसेना से कहीं ज्यादा वाही सोनू सूद लूट रहे हैं। लोगों ने सोनू सूद को महात्मा बताया है, मसीहा बताया है। वहीं उद्धव ठाकरे की सरकार की किरकिरी पूरे हिंदुस्तान सहित महाराष्ट्र की जनता में हो रही है। इससे शिवसेना पूरी तरह से बौखला चुकी है। उद्धव सरकार की नाकामियों को छुपाने की कोशिश शिवसेना की तरफ से की जा रही है, लेकिन ये कन्फर्म है कि आज ये मोदी सरकार का नया भारत है और इस वक्त जो शिवसेना की नाकामियों को छुपाया नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ राज्यसभा चुनावों को लेकर के बीजेपी ने महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा करके रख दिया है। जी हां दोस्तों, अब तो राजनीति के ज्ञाता क्यास भी लगा रहे हैं कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर आकर के एनडीए में शामिल होंगे, बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी में शामिल होकर के महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार शरद पवार बनाएंगे। इस तरह के क्यास भी राजनीति के जो ज्ञाता है वो लगा रहे हैं। कुल मिलाकर के राज्यसभा चुनावों को लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से टूटकर बिखर चुकी है। गुजरात कांग्रेस के 8 से ज्यादा विधायक अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के 22 विधायक पहले इस्तीफा दे चुके हैं। सचिन पायलट राजस्थान से 32 विधायकों के साथ अशोक गहलोत को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस जिस तरह से बिखर रही है वो उसका पूरा प्रभाव महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि गुजरात के अंदर एनसीपी का एक विधायक है और शरद पवार अपने एक विधायक का वोट बीजेपी को ही डलवाएंगे, बीजेपी के समर्थन में डलवाएंगे। तो ऐसे में कांग्रेस और एनसीपी के बीच में घमासान मचना शुरू हो जाएगा और इसी घमासान का परिणाम निकलेगा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा। वैसे भी कांग्रेस राहुल गांधी के सिर पर केंद्र की जो ताज है वो रखना चाहती है, यानी कि दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को कांग्रेस बनाना चाहती है और उसी को लेकर के राहुल गांधी शिवसेना के खिलाफ हैं। इस महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खिलाफ जो कांग्रेस के राहुल गांधी हैं वो खड़े हुए हैं और राहुल गांधी के एक इशारे पर एनसीपी और शिवसेना से महाविकास आघाड़ी गठबंधन को तोड़ दिया जाएगा। फिलहाल एनसीपी और कांग्रेस के बीच घमासान इतना बढ़ गया है कि जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपनी एक राजनीति के अंदर अलग छवि रखते हैं और उसी को देखते हुए शरद पवार महाविकास आघाड़ी गठबंधन को तोड़ने की शुरुआत नहीं करना चाहते हैं और गुजरात परिणाम जैसे ही राज्यसभा चुनाव का परिणाम आएगा, एक जो वोट एनसीपी का है वो बीजेपी के पाले में पड़ेगा और बीजेपी गुजरात में 3 राज्यसभा सीटों पर कब्जा करेगी, तो निश्चित है कि उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर कांग्रेस है वो मंडराना शुरू कर देगी और महाविकास आघाड़ी गठबंधन में एनसीपी के साथ कांग्रेस कतई रहना पसंद नहीं करेगी। उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के जब से इनकी सरकार बनी है तभी से ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि इनके राजनीतिक विचार भी अलग हैं। इसके अलावा इनके अन्य जो सैद्धांतिक वैचारिक है वो भी बहुत ही अलग हैं। शिवसेना एक हिंदुत्व के सिद्धांतों वाली पार्टी थी और कांग्रेस एनसीपी है वो कांग्रेस की मुस्लिम कांग्रेस नीति को अपनाने वाली पार्टी थी।
अब उद्धव ठाकरे को एनसीपी प्रमुख शरद पवार और संजय राउत ने इस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है कि ना ही तो उद्धव ठाकरे मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को अपना पाए और ना ही अब उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के सिद्धांतों वाले रहे। ऐसे में शिवसेना पर कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। राज्यसभा चुनावों को लेकर के कांग्रेस में तो वैसे ही हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन अब कांग्रेस राज्यसभा चुनावों को लेकर के महाविकास अघाड़ी गठबंधन को भी बड़ा झटका दे सकती है। अजीत पवार जो डिप्टी सीएम हैं, वित्त मंत्री भी हैं महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने भी संकेत दिए हैं कि वो आने वाले समय में बीजेपी के साथ जाएंगे, क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार, अजीत पवार और बीजेपी के बीच में जो खिचड़ी पक रही है उसी का परिणाम है कि कहीं ना कहीं अजीत पवार बीजेपी पर चुप्पी साधे हुए हैं। बीजेपी ने कई तरह के घोटालों के आरोप भी उद्धव सरकार पर लगाए हैं, लेकिन उस पर भी वित्त मंत्री अजीत पवार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार, अजीत पवार और बीजेपी के बीच में कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है और आने वाले समय में कुछ बड़ा महाराष्ट्र में बदलाव हो सकता है। और ये बदलाव मुख्य तौर पर यही रहेगा कि उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर पवार का ग्रहण लगेगा और एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस है वो दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। अजीत पवार कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रहे हैं कि एनसीपी आने वाले समय में बीजेपी के साथ जा सकती है। और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के मंत्रिमंडल बंटवारे के बाद से ही कांग्रेस एनसीपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यानी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सहित महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने के संकेत हैं वो मिलने शुरू हो चुके हैं। 19 जून को राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग होनी है और उसी दिन परिणाम आएगा। इस परिणाम पर डिपेंड करेगा कि शरद पवार गुजरात के अंदर बीजेपी के साथ जाते हैं या फिर कांग्रेस के साथ जाते हैं। और राजनीति के गलियारों से खबर तो ये भी आ रही है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार महाराष्ट्र का पूरा पावर है अपने हाथों में लेना चाहते हैं और इसी पावर को लेने के लिए उद्धव ठाकरे से शरद पवार पिछले कई दिनों से मुलाकातें भी कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच में इस बात को लेकर के सहमति है वो नहीं हो रही है। और इसी का परिणाम रहेगा कि राज्यसभा चुनाव में एनसीपी प्रमुख शरद पवार को बीजेपी के साथ जाना होगा, यानी कि सीएम गद्दी पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार खुद बैठना चाहते हैं या फिर अब एनसीपी के अपने किसी प्यादे को बिठाना चाहते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को ये इस पर सहमति है वो कतई पसंद नहीं है। कांग्रेस और एनसीपी के इस आपसी घमासान का बीजेपी पूरा फायदा उठाएगी। अब जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि राष्ट्रीय शासन लागू करने को लेकर के अभी हम किसी तरह की कोई तैयारी नहीं करेंगे और ना ही हम सरकार गिराने की तैयारी करेंगे, लेकिन उसके बाद अमित शाह का बयान आया था। अमित शाह ने कहा था कि एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के बीच में आपस में ही जब कोई गुटबाजी हो जाती है, जब आपस में ही लड़ाई हो जाती है, तब यदि सरकार गिरती है तो अलग बात है, लेकिन हम सरकार गिराने की कोशिश नहीं करेंगे। और अब यही हो रहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार और जो कांग्रेस के नेता हैं उनके बीच में जो आपसी घमासान मचा हुआ है और इन्हीं आपसी जो गुटबाजी के कारण कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार गिरने जा रही है। राज्यसभा चुनावों को लेकर के अब बीजेपी गुजरात में निश्चिंत है और बीजेपी को लग रहा है कि एनसीपी के एक विधायक का वोट अब बीजेपी को मिलेगा और यदि बीजेपी को ये वोट मिलता है तो निश्चित है एक ही वोट की जरूरत है बीजेपी को तीसरी सीट जीतने के लिए गुजरात में, और फिर उसके बाद निश्चित है कि गुजरात में 3 राज्यसभा सीटों पर बीजेपी कब्जा करेगी। लेकिन इस मामले के बाद, इस चुनाव का परिणाम आने के बाद कांग्रेस कतई एनसीपी को बर्दाश्त नहीं करेगी और यही कारण रहेगा कि एनसीपी के साथ कांग्रेस अपने गठबंधन तोड़ देगी और वही उसी का परिणाम रहेगा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार गिरेगी। उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और अब कहीं ना कहीं शिवसेना को इसकी भनक लग चुकी है। यही कारण रहा है कि बीजेपी पर सोनू सूद के जरिए तंज कसने का काम शिवसेना और संजय राउत की तरफ से शुरू किया गया है। एक तरह से जो संजय राउत ने ही शिवसेना की सरकार है वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर बनाई थी और आज संजय राउत जिस तरह से बौखलाए हुए हैं उससे स्पष्ट ज्ञात हो रहा है, स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं
कि कहीं ना कहीं अब शिवसेना को इसकी पूरी भनक लग चुकी है। और शरद पवार ने गुजरात के अंदर अपने एनसीपी का प्रदेशाध्यक्ष भी बदल दिया है। जयंत पाटिल जो उनके खुद के नजदीकी पर्सन हैं, नजदीकी व्यक्ति हैं शरद पवार के, उनको अब गुजरात प्रदेशाध्यक्ष बना दिया गया है एनसीपी का, जिसको स्पष्ट तौर पर बोला गया है कि ये एक वोट है वो बीजेपी के पास जाना चाहिए, बीजेपी के पलड़े में जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को तो तीसरी सीट मिलेगी राज्यसभा की, लेकिन कांग्रेस एनसीपी से अपना गठबंधन तोड़ देगी। कुल मिलाकर के एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के बीच आपसी जो घमासान मचा हुआ है उसका फायदा अब बीजेपी उठाने जा रही है और देवेंद्र फडणवीस को एक बार दोबारा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बीजेपी बनाने जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि कोरोना काल के दौरान यदि उद्धव ठाकरे अपनी घर वापसी करते हैं तो ठीक है, वरना बहुत देर हो जाएगी, यानी कि बीजेपी अपने दरवाजे के ताला लगा देगी। ऐसे में उद्धव ठाकरे की घर वापसी के कोई भी चांस नहीं बनेंगे। यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से जो कहा गया था वो आज सच होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो अब बीजेपी कन्फर्म है इस बात को लेकर के कि एनसीपी उनको वोट करेगी तो निश्चित है कांग्रेस उनसे गठबंधन तोड़ेगी, तो डायरेक्ट ही महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी और बीजेपी की सरकार बन रही है। तो क्यों शिवसेना के जो सामने झुका जाए, क्यों शिवसेना को जो धोखा दे करके बीजेपी को एनसीपी और कांग्रेस की साजिश ने सरकार बनाई थी उसके सामने क्यों झुका जाए। यानी कि अब कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी इस बात को लेकर के कॉन्फिडेंट है और आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी से जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। इसका शरद पवार को पूरा फायदा होने वाला है। केंद्र में भी एक मंत्रिमंडल एनसीपी को मिलेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में 22 से ज्यादा मंत्रिमंडल एनसीपी को मिलेंगे। फिलहाल एनसीपी कांग्रेस शिवसेना की 3 पार्टियों वाली सरकार में सिर्फ 15 से 16 मंत्रिमंडल ही एनसीपी को मिले हुए हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल 3 पार्टियों में बंटे हुए हैं। और जब बीजेपी और एनसीपी की सरकार होगी तो 2 ही पार्टियों के अंदर ये मंत्रिमंडल बंटेंगे, जिसमें 22 से ज्यादा जो विधायक एनसीपी के हैं वो मंत्री बनाए जाएंगे। और इससे कहीं ना कहीं कन्फर्म हो रहा है कि राजनीति में ना ही तो कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है। जिस तरह से शिवसेना ने धोखाधड़ी करके एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी, अब एनसीपी जो शिवसेना के साथ धोखाधड़ी करके बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रही है। और वैसे भी एनसीपी और कांग्रेस दोनों का मकसद एक था कि शिवसेना का अस्तित्व खत्म कर दिया जाए, और उसमें दोनों ही पार्टियां कामयाब होती हुई भी नजर आ रही है। कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी का फैसला है वो 19 जून को होने जा रहा है। राज्यसभा सीटों के चुनाव परिणाम पर डिपेंड करेगा कि उद्धव ठाकरे आगे मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर सिर्फ एमएलसी के सदस्य ही रहेंगे। इस पर आपकी क्या विचार है, इस खबर को लेकर के आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। आपके द्वारा वीडियो किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।